हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी को समझेंगे, जो कि बात करता है रेस्टिट्यूशन के बारे के अंदर। रेस्टिट्यूशन के बारे में अगर आप इसकी हेडिंग भी पढ़ोगे सेक्शन 144 की, तो वो क्या बोलती है? एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। क्या बोलती है? एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन की आप क्या लगाओगे कोर्ट के अंदर? एप्लीकेशन लगाओगे रेस्टिट्यूशन की। ठीक है जी। अब रेस्टिट्यूशन क्या होता है? रेस्टिट्यूशन का अगर आप एक बेसिक मतलब समझो, अगर आप इसका इंटरप्रिटेशन करो इस मीनिंग का, तो रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? वापस करना, रिटर्न करना। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? वापस करना। ठीक है। अब क्या होता है, सेक्शन 144 जो है, जो रेस्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, ये एक तरीके से डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन है। क्या है ये? डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन है। और ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है द एक्ट ऑफ कोर्ट शुड नॉट बी अलाउड टू कॉज इंजरी टू सूटर्स। की जो कोर्ट का एक्ट है, जो कोर्ट ने कोई काम करा है, उसकी वजह से जो सूटर्स हैं, जो उसके अंदर पार्टीज हैं, उनको कोई भी हार्म या इंजरी नहीं होनी चाहिए। इस प्रिंसिपल के ऊपर ये डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन डिपेंड करता है। और सेक्शन 144 इसी प्रिंसिपल की वजह से हमारे सीपीसी के अंदर 1908 के अंदर डाला गया। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, अगर आप इसको समझोगे तो इसके अंदर क्या होता है। मान लीजिए जैसा कि हमें पता है, एक डिक्री होल्डर होता है जिसके फेवर के अंदर डिक्री आती है, और जजमेंट डेटर होता है जिसके अगेंस्ट डिक्री आती है। अब क्या हुआ, जब डिक्री होल्डर के फेवर में डिक्री आई, मान लीजिए एक सूट चल रहा था, जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक्स एक व्यक्ति था, वाई एक व्यक्ति था। ठीक है। एक्स ने वाई के ऊपर एक सूट किया प्रॉपर्टी के पोजीशन मांगने के लिए, और ये इसके फेवर के अंदर आ गया, तो एक्स क्या कहलाएगा? डिक्री होल्डर कहलाएगा, और वाई क्या कहलाएगा? जजमेंट डेटर कहलाएगा। अब यहां पे जिस प्रॉपर्टी का पोजीशन वाई के पास था, अब ये जो इसके पास डिक्री आ गई, इस डिक्री को ये कोर्ट के पास जाके एग्जीक्यूट कराएगा कि ये जो पोजीशन है मेरे को वापस दिलाया जाए। अब कोर्ट ने ये जो वाई के पोजीशन में प्रॉपर्टी थी, इसको एग्जीक्यूट करके एक्स को इसका पोजीशन दिला दिया। यहां तक की बात समझ आ गई। अब क्या हुआ, ये जो जजमेंट डेटर है, जजमेंट डेटर कौन है? यहाँ पे वाई है, इसको हम जेडी बोल देते हैं, जजमेंट डेटर है, और ये डिक्री होल्डर है। ठीक है। अब ये जो जजमेंट डेटर है, ये क्या करता है? या तो ये अपील में चला जाता है, या ये क्या करता है? रिवीजन कर देता है, या रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल कर देता है। इन तीनों में से कोई चीज करता है, या फिर कोई और एक सूट फाइल हो जाता है, अदर प्रोसीडिंग हो जाती है, इसको सेट असाइड कराने के लिए, जो डिक्री है इसको सेट असाइड कराने के लिए। अब ये जो अपील में गया, या रिवीजन में गया, या रिव्यू में गया, जब ये इसके अंदर गया, इसको सुना गया, तो ये जो डिक्री आई थी, जो इसके अगेंस्ट आई थी, ये डिक्री क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। रिवर्स हो जाती है, या उसके अंदर कोई वेरिएशन आ जाता है। ठीक है। या तो रिवर्स हो जाती है, कोई वेरिएशन आ जाता है, या सेट असाइड हो जाती है डिक्री। इस तरीके की कोई भी चीज होती है। ठीक है जी। तो यहां पे क्या होगा, जो कोर्ट है जिसने ये एग्जीक्यूट कराया था, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो क्या करेगा? वैसे तो ये बात जो है कौन सा कोर्ट करेगा, ये तो एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, उसको भी हम डायरेक्ट में से भी रीड करके समझेंगे। अब ये जब सेट असाइड हो गया, या वेरिएशन आ गया, डिक्री रिवर्स हो गई, तब ये जो प्रॉपर्टी जो इसको हैंड ओवर हो गई थी, क्या जो प्रॉपर्टी डिक्री होल्डर को हैंड ओवर हो गई थी, तो उसमें से जो भी उसने रिसीव किया, जो भी बेनिफिट लिए, वो वापिस से क्या होंगे? डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर के पास वापस चले जाएंगे। वो हैंड ओवर कर देगा जो भी उसने रिसीव किया था वापस जजमेंट डेटर को। तो यहां पे अगर इस तरीके की चीज होती, तो जो एक्स के पास इसका पोजीशन आया था, ये वापस वाई को दिला दिया जाएगा। और अगर एक्स ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर, जब इसको पोजीशन मिला, उससे अगर उसने कुछ कमाया, उसको कोई रेंट मिला, या इस तरीके कोई बेनिफिट मिले, तो वो भी वाई को वापस मिल जाएंगे। मतलब कि कोई मीन प्रॉफिट होता है, वो भी वापस मिल जाता है। अब ये जो होने के लिए कुछ कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है। ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। क्या क्या? एक तो जो रेस्टिट्यूशन सॉर्ट करी गई, मतलब कि रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन, या रेस्टिट्यूशन जिसने मांगा, जिसने एप्लीकेशन लगाई, वो क्या कब लगाएगा? जब डिक्री या ऑर्डर, देखिए यहां पे वर्ड ऑर्डर भी इंक्लूडेड है, बेयर एक्ट में भी इंक्लूडेड है, रिवर्स या वेरी हो जाती है, या सेट असाइड हो जाती है। सबसे पहली चीज ये जरूर होनी चाहिए कि जब रेस्टिट्यूशन कब मांगी गई हो? जब डिक्री या ऑर्डर रिवर्स, वेरीड या सेट असाइड हो गई हो। दूसरी बात, जो पार्टी अप्लाई कर रही हो वो क्या हो? एंटाइटल टू बेनिफिट अंडर
वो एंटाइटल्ड हो उसको बेनिफिट मिलने के लिए, अगर वो जो डिक्री है या ऑर्डर है वो रिवर्स हुआ है, वेरी हुआ है या सेट असाइड हुआ है, तो उसके लिए उसको बेनिफिट उसके अंदर मिल रहा हो। और साथ ही साथ जो उसने रिलीफ क्लेम किया हो, कैसा रिलीफ हो, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ हो। अगर ये बातें पूरी होंगी तो प्रॉपर्टी जो है वापस दे दी जाएगी, जो भी बेनिफिट्स है वो वापस दे दिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो मतलब जब आप एप्लीकेशन लगा रहे हो सेक्शन 144 की, आपको ये कंडीशन जरूर पूरी करनी है। और कौन कौन रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन लगा सकता है? एक तो वो पार्टी होना चाहिए डिक्री के अंदर, जो डिक्री वेरी हुई, रिवर्स हुई, जो भी हुआ उसके अंदर, एक तो उसके अंदर वो पार्टी होना चाहिए। दूसरी बात, वो एंटाइटल्ड होना चाहिए उसके बेनिफिट से, जैसे मैंने पहले ही बताया, जो उनसे डिक्री रिवर्स से वेरी या सेट असाइड हुई उससे। तो ये दोनों व्यक्ति जो है एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और क्या अगर मान लीजिए कि एप्लीकेशन लगाई रेस्टिट्यूशन की और वो रिजेक्ट हो गई, डिसमिस हो गई, तो क्या आप उसके अगेंस्ट अपील में जा सकते हो? हाँ, आप उसके अगेंस्ट अपील में जा सकते हो, क्योंकि ये जो रिजेक्टेड एप्लीकेशन है जो रेस्टिट्यूशन की, उसको क्या माना जाएगा? डिक्री ही माना जाएगा। और आप डिक्री के अगेंस्ट अलाउड होते हो कि आप अपील में जा सकते हो। तो ये चीज हमें समझ आ गई कि जैसे यहाँ पे पोजीशन और मीन प्रॉफिट उसको वापस मिल जाएगा। अब एक बार हम एक्सप्लेनेशन से पढ़ के समझ लेते हैं कि कौन सा कोड ये वापस कराएगा। बेसिकली देखोगे तो एक्सप्लेनेशन के अंदर बोला है कि जो एग्जीक्यूशन कोड होता है, जो एग्जीक्यूटिंग कोड होता है, जिसने एग्जीक्यूशन कराई थी, वही कोड ये सब वापस कराता है। मान लीजिए वो एग्जीक्यूशन कोड सीज टू बी एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो अब जिस कोर्ट के अंदर आप वो ओरिजिनल सूट फाइल करते हैं, वो कोर्ट जो है आपकी ये चीज वापस कराएगा, वहां पे एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन लगेगी। बाकी एक बार हम इसको बेयर एक्ट में से भी रीड करें एक्सप्लेनेशन को, तो वो क्या बोलती है सेक्शन 144 की एक्सप्लेनेशन। वो बोलती है, where a decree or order has been varied or reversed in exercise of appellate or revisional jurisdiction the court of first instance। तो जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस था, जहां पे भी एप्लीकेशन लगी, मतलब जहां से भी डिक्री आई थी, वही कोर्ट इसको वापस कराएगा। दूसरी बात बोलता है, where the decree or order has been set aside by separate suit, अगर वो सेपरेट सूट से सेट असाइड हुई, तो उस केस के अंदर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस विच पास द सच डिक्री और ऑर्डर, तो जिस भी कोर्ट ने वो डिक्री या ऑर्डर पास करी वही करेगा। और तीसरी बात, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस हैज बीन सीज्ड टू एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जहां पे वो डिक्री पास हुई थी जिस कोर्ट से, और हैज सीज्ड टू हैव जुरिसडिक्शन, या फिर उसके पास से जुरिसडिक्शन चली गई कि वो उसको एग्जीक्यूट करे। द कोर्ट विच इफ द सूट वेयर इन द डिक्री और ऑर्डर वाज पास वर इंस्टीट्यूटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन अंडर दिस सेक्शन वुड हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई सच सूट। तो उस केस के अंदर जिसके पास अभी आप एप्लीकेशन लगाते, अभी सूट लगाते, तो जिसके पास जुरिसडिक्शन होती उसी के पास अब आप ये एप्लीकेशन भी लगाओगे। और सब सेक्शन 2 बोलता है, नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग एनी रेस्टिट्यूशन